स्टोरी की शुरुआत होती है और हम आदर्श को देखते हैं जो अपनी इंट्रोडक्शन में कहता है, मेरा नाम आदर्श है और मैं एक बिल्कुल ही ऑर्डिनरी मिडिल स्कूल स्टूडेंट हूँ। मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता सिवाय एक सवाल के। जब मेरे टीचर्स या मेरे पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि तुम आगे कौन से हाई स्कूल में जाओगे या तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, तभी घड़ी में अलार्म जोर जोर से बजने लगता है। आदर्श नींद से उठता है और परेशान होते हुए कहता है, आदर्श अपने कमरे में तैयार हो रहा होता है लेकिन वो काफी परेशान लग रहा होता है। वो सोचता है, मेरे जैसे ग्रेड्स के साथ मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी भी हाई स्कूल में एडमिशन मिल पाएगा। वहाँ टेबल पर उसके पापा विक्रम का एक नोट रखा होता है जिस पर लिखा था, बेटा पापा काम पर जा रहे हैं और आज रात वापस नहीं आएंगे, अपना ख्याल रखना। आदर्श याद करता है कि कैसे उसके पापा उसे हमेशा दिलासा देते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम भी मेरी तरह एक ट्रक ड्राइवर बन जाना। लेकिन आदर्श को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वो इतनी मेहनत करे और फिर भी बस गुजारा ही कर पाए। सीन शिफ्ट होता है और हम क्लासरूम का नज़ारा देखते हैं। आदर्श सोचता है, लगता है सबकी किस्मत पहले से ही लिखी हुई होती है। हम देखते हैं कि कुणाल जो कि क्लास का टॉपर है, वो बोर्ड पर आंसर्स दे रहा होता है। आदर्श मन ही मन सोचता है, कुणाल जैसे लोगों पर ऊपर वाले की कुछ खासी कृपा होती है। अच्छे ग्रेड्स, अच्छी शक्ल और अमीरी, सिर्फ ऐसे ही लोगों को हक है अपने फ्यूचर के बारे में बात करने का। तभी मिस्टर मयंक क्लास खत्म होने का अनाउंसमेंट करते हैं और कहते हैं, स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करना। आदर्श का दोस्त समीर उसके पास आता है और कहता है, भाई आदर्श चलो आज जल्दी छुट्टी हो गई है तो कहीं घूमने चलते हैं। लेकिन आदर्श मना कर देता है और कहता है, नहीं आज मुझे सोमनाथ अंकल से मिलने जाना है, मैंने उनसे वादा किया था। तभी पीछे से हेमंत बीच में बोल पड़ता है और आदर्श का मजाक उड़ाते हुए कहता है, हाँ वैसे भी तेरे जैसे बेकार ग्रेड्स वाले अगर गलती से हाई स्कूल में पहुंच भी गए तो वहां जाकर क्या करोगे? क्या वहां भी तुम मेरे और कुणाल के आसपास ही मंडराओगे? ये सुनकर समीर को गुस्सा आ जाता है, लेकिन आदर्श उसे रोक लेता है और कहता है, रहने दे समीर, ऐसे लोगों के मुंह लगकर अपना टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। और वो दोनों वहां से चले जाते हैं, जबकि कुणाल चुपचाप खड़ा होकर उन्हें देखता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आदर्श स्कूल के पीछे पहाड़ी रास्ते से ऊपर जा रहा होता है। वो सोचता है, मैं सच में सोमनाथ अंकल से जलता हूँ, कितना अच्छा होगा अगर मैं भी ऐसी शांत जगह पर अपनी जिंदगी बिता पाऊँ। आदर्श सोमनाथ अंकल के घर पहुँचता है और आवाज लगाता है, अंकल मैं आ गया। लेकिन जैसे ही वो अंदर देखता है तो पाता है कि बूढ़े सोमनाथ जमीन पर गिरे हुए हैं। आदर्श घबरा जाता है और चिल्लाता है, अंकल आप ठीक तो है? वो दौड़कर उन्हें उठाता है और पानी पिलाता है। सोमनाथ अंकल कमजोर आवाज में कहते हैं, इस पहाड़ पर मेरे सिवाय कोई नहीं रहता और एक तुम ही हो जो मुझ जैसे बूढ़े से मिलने चले आते हो। आदर्श हैरानी से पूछता है, अंकल आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सोमनाथ अंकल हंसते हुए और खांसते हुए कहते हैं, तुम्हें याद है मैं अक्सर कुछ अजीब बातें किया करता था, एक ऐसी मैजिकल दुनिया के बारे में जो हमारी दुनिया के बिल्कुल पैरेलल चलती है। आदर्श घबराकर कहता है, अंकल आप ठीक तो है ना? सोमनाथ अंकल कहते हैं, अब मेरा वक्त आ गया है। वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक लॉकेट आदर्श को देते हुए कहते हैं, मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। आदर्श डर जाता है और कहता है, अंकल ऐसी बातें मत कीजिए, मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। लेकिन सोमनाथ अंकल के पास वक्त नहीं बचा था। वो अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहते हैं, याद रखना मुझे इन्हीं पहाड़ों में दफना देना। और इसी के साथ वो दम तोड़ देते हैं। आदर्श रोता रह जाता है और जोर से चिल्लाता है, अंकल। सीन शिफ्ट होता है और हम आदर्श को एक पेड़ के नीचे खड़े देखते हैं जहां उसने सोमनाथ अंकल को दफनाया था। वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, अंकल मैं आशा करता हूं कि आपको अगली दुनिया में शांति मिले। रात हो जाती है और आदर्श अपने बिस्तर पर बैठा उस काले लॉकेट को देख रहा होता है जो सोमनाथ अंकल ने उसे दिया था। वो सोचता है, अंकल अक्सर कहते थे कि इस लॉकेट में हजारों सालों का राज छुपा है, लेकिन मैं इसे कैसे भी देखूं, ये मुझे किसी भी एंगल से खास नहीं लगता। थक हार कर आदर्श लॉकेट को पहन लेता है और कहता है, छोड़ो काफी देर हो गई है, कल स्कूल भी जाना है तो मैं सो जाता हूँ। और वो लॉकेट पहनकर ही सो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जब आदर्श गहरी नींद में होता है, अचानक उस लॉकेट में से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगती है। बाहर आसमान में बिजली कड़कने लगती है और एक पर्पल रंग की एनर्जी पूरी शहर के ऊपर से गुजरती है, जैसे कि पूरी दुनिया बदल रही हो। सुबह होती है और आदर्श नींद से जागता है। वो अपनी आंखें मलते हुए कहता है,
हाँ, सुबह भी हो गई। आदर्श बाथरूम में ब्रश कर रहा होता है, तभी उसे शीशे में दिखता है कि उसके सिर पर एक पट्टी चिपकी हुई है। वो सोचता है, आज मैं जल्दी उठ गया हूँ तो मेरे पास नाश्ता खरीदने का टाइम बचा है। जैसे ही आदर्श दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है, वो चौंक जाता है। हाँ, क्या बारिश होने वाली है? लेकिन जब वो ऊपर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सामने का नजारा देखकर आदर्श चीख पड़ता है, व्हाट? हमें दिखाया जाता है कि लोग सड़कों पर चलने के बजाय हवा में उड़ रहे हैं। कोई मैजिक अम्ब्रेला यूज कर रहा है तो कोई हवा में तैर रहा है। आदर्श अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, होली शिट, ये क्या हो रहा है? क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया? क्या मैं भूख की वजह से हेल्यूसिनेट कर रहा हूँ? वो खुद को समझाता है, सही कहा, यही वजह होगी। तभी उसे सामने एक नाश्ते का स्टॉल दिखता है और कहता है, वंडरफुल, कम से कम ब्रेकफास्ट स्टॉल तो वही है। स्टॉल पर पहुंचते ही आदर्श देखता है कि बॉस परेशान खड़े हैं। भीड़ में से कोई कहता है, आह, कितना अच्छा होता अगर यहाँ कोई लाइटनिंग मैजिशियन होता, एक बिगिनर भी चलता। बॉस गुस्से में अपने चूल्हे को देखते हुए कहते हैं, इन खराब कुकिंग अप्लायंसेस को देखो, मेरा तो धंधा ही चौपट हो गया। तभी आदर्श की नज़र एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ती है। वो खुश होकर सोचता है, अरे क्या ये मेरे फिजिक्स टीचर सुपरिटेंडेंट जॉर्ज नहीं है? चलो फाइनली यहाँ कोई तो नॉर्मल इंसान मिला। आदर्श दौड़कर सुपरिटेंडेंट जॉर्ज के पास जाता है और कहता है, सुपरिटेंडेंट जॉर्ज, बॉस ने कहा कि उनका इंडक्शन कुकर काम नहीं कर रहा है, क्या आप चेक करके इसे ठीक कर सकते हैं? आदर्श को लगता है कि फिजिक्स टीचर होने के नाते वो इलेक्ट्रिकल चीज़ें ठीक कर देंगे। सुपरिटेंडेंट जॉर्ज आदर्श को अजीब नज़रों से घूरते हैं और मन ही मन सोचते हैं, हाँ बॉस, क्या आप श्योर हैं कि खराबी आपके अप्लायंसेस में है और इस लड़के के दिमाग में है? फिर सुपरिटेंडेंट जॉर्ज जोर से कहते हैं, डैम, अफसोस की बात है कि मैं एक वाटर मैजिशियन हूँ, मैं मदद नहीं कर सकता। ये सुनते ही आदर्श के होश उड़ जाते हैं। पीछे खड़े लोग बातें करने लगते हैं, हाँ यार, लाइटनिंग मैजिशियंस वैसे भी बहुत रेयर होते हैं, क्या चांसेस हैं कि यहाँ कोई मिल जाए? दूसरा बंदा कहता है, हम आम लोग सच में हेल्पलेस हो जाते हैं जब आसपास कोई मैजिशियन नहीं होता। हम वही नाश्ते वाला स्टॉल वाला सीन देखते हैं। आदर्श को उम्मीद थी कि सुपरिटेंडेंट जॉर्ज इंडक्शन कुकर ठीक कर देंगे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि वो वाटर मैजिशियन है तो आदर्श का दिमाग हिल गया। आदर्श अपने ख्यालों में फैराडे और मैक्सवेल जैसे महान साइंटिस्ट्स को याद करता है और सोचता है, फैराडे और मैक्सवेल पक्का अपनी कब्र में रो रहे होंगे कि ये दुनिया वालों ने फिजिक्स का क्या हाल कर दिया, मैजिक थियरी, सीरियसली। तभी भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी आगे आता है और कहता है, सर मैं एक फायर मैजिशियन हूँ। हालांकि मैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं आग जला सकता हूँ ताकि खाना बन सके और सब लोग खा सके। स्टॉल का बॉस खुशी से रोने लगता है और कहता है, बहुत बढ़िया, आपने तो मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। वो फायर मैजिशियन कहता है, ये देखो, और वो अपने हाथ से एक जादुई आग निकालकर स्टोव के नीचे जला देता है। ये नज़ारा देखकर आदर्श की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आदर्श चीख पड़ता है, ये क्या मजाक है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। वहीं भीड़ में लोग खुश होकर कहते हैं, चलो फाइनली अब हमें नाश्ता मिल जाएगा। तभी सुपरिंटेंडेंट जॉर्ज आदर्श के कंधे पर हाथ रखते हैं और पूछते हैं, हाँ आदर्श, क्या तुमने कल रात फिर से वो साइंस वाली नॉवेल्स पढ़ी थी? तुम आज सुबह काफी थके हुए लग रहे हो। आदर्श हैरानी से पूछता है, टीचर एक मिनट रुकिए, क्या आपको स्टूडेंट्स को साइंस की किताबें पढ़ने के लिए एनकरेज नहीं करना चाहिए? सुपरिंटेंडेंट जॉर्ज हंसते हुए कहते हैं, तुम अब बच्चे नहीं रहे। जब मैं जवान था तो मैं भी इन साइंस नॉवेल्स की बातों से बहुत अट्रैक्ट होता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे समझ आ गया कि हकीकत और कल्पना में क्या फ़र्क है। एग्जाम्स पास आ रहे हैं, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। आदर्श काफ़ी कंफ्यूज होता है। सुपरिंटेंडेंट जॉर्ज जाते जाते पूछते हैं, वैसे क्या तुमने वो मैजिक थ्योरी का असाइनमेंट पूरा किया जो मैंने कल दिया था? उसमें से कुछ सवाल आज के टेस्ट में आएंगे। और ये कहकर वो चले जाते हैं। आदर्श वहाँ खड़ा सोचता रहता है, क्या तुम मेरा यकीन करोगे अगर मैं कहूँ कि इस दुनिया के परे एक और दुनिया है जहाँ मैजिक नहीं साइंस चलता है? क्या मैं सच में उस मैजिकल दुनिया में आ गया हूँ? क्या ये सच है? स्कूल के रास्ते में आदर्श देखता है कि सड़क बनाने का काम चल रहा है। वहाँ एक सुपरवाइजर चिल्ला रहा होता है, एक और अर्थ मैजिशियन को भेजो एस्फॉल्ट बिछाने के लिए, और वाटर मैजिशियन कहाँ है, कूलिंग पर ध्यान दो।
ये सब देखकर आदर्श फाइनली मान लेता है। लगता है मैं सच में मैजिकल दुनिया में आ चुका हूँ। खैर ये इतना भी बुरा नहीं हो सकता। आदर्श स्कूल में एंटर करता है और खुश होते हुए सोचता है, आज हमारे पिछले मैथ टेस्ट का रिजल्ट आने वाला था। इस मैजिकल दुनिया में आकर मैं उस टेस्ट से बच गया। रुको, शायद मैं इस दुनिया में अपने कुछ बड़े प्लान्स एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। लेकिन सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम में। बोर्ड पर लिखा होता है एग्जाम काउंटडाउन 9 डेज। एक टीचर परेशानी में कहते हैं, ये सच में चिंता की बात है। हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में बस कुछ ही दिन बचे हैं और हमारे प्यारे क्लासमेट आदर्श ने एस्ट्रोलॉजी टेस्ट में सिर्फ 6 पॉइंट स्कोर किए हैं। टीचर आवाज लगाते हैं, आओ आकर अपना रिजल्ट ले जाओ। आदर्श अपनी सीट पर बैठा रिजल्ट देखता है, जिस पर लिखा था नेम आदर्श, स्कोर 6। आदर्श के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो शॉक होकर सोचता है, धत तेरी की, क्या मैं इस मैजिकल दुनिया में भी एक नालायक ही हूँ? और इसी क्लिफ हैंगर के साथ चैप्टर 1 यहीं खत्म होता है। सीन की शुरुआत क्लासरूम से होती है। हम देखते हैं कि कुणाल और उसके चमचे आदर्श को घेर कर खड़े हैं। क्लास में एक टीचर गुस्से में कहते हैं, एग्जाम्स में बस कुछ ही दिन बचे हैं और फिर भी तुम लोग कुणाल के कंपैरिजन में कुछ भी स्कोर नहीं कर पा रहे हो। तभी हेमंत आगे आता है और आदर्श का मजाक उड़ाते हुए कहता है, आदर्श, वैसे तो तेरे नाम का मतलब आइडियल होता है, लेकिन क्या तेरे पापा ने गलती से तेरा नाम गलत तो नहीं रख दिया? तू आइडियल तो छोड़, तू तो ऑर्डिनरी से भी गए गुजरे लेवल का है। क्यों ना तू अपना नाम बदल ले? पीछे से समीर गुस्से में चिल्लाता है, हेमंत, तू हमेशा ऐसी बकवास क्यों करता है? भाई आदर्श, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, ये बस जलते हैं। आदर्श अपनी सीट पर बैठा शांति से अपना काम कर रहा होता है। वो मन ही मन सोचता है, कितने इमेच्योर हैं ये लोग, जितना भौंकना है भौंक लो, बस एक बार मुझे समझ लेने दो कि ये दुनिया काम कैसे करती है, फिर देखेंगे कि आखिर में कौन हंसता है। तभी स्कूल बेल बजती है और टीचर अनाउंस करते हैं, चलो आज के लिए इतना ही, सब लोग घर जाकर रिवीजन जरूर करना। स्कूल के बाहर आदर्श अपने दोस्त समीर से पूछता है, समीर, स्कूल की लाइब्रेरी कहाँ है? समीर हैरान होकर पूछता है, लाइब्रेरी? वो तो आगे है, लेकिन भाई आदर्श, तुम ठीक तो हो ना? आदर्श मुस्कुराकर कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे बस कुछ चीजें चेक करनी है, तू मेरे बिना ही घर निकल जा। दूर खड़ा हेमंत ये सब देख रहा होता है। वो शॉक होकर खुद से कहता है, हैं? आदर्श और लाइब्रेरी? क्या ये सच है या फिर मेरा दिमाग खराब हो गया है? आदर्श लाइब्रेरी के सामने खड़ा होकर बिल्डिंग को देखता है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, बढ़िया, अब वक्त आ गया है ये जानने का कि ये दुनिया आखिर चलती कैसे है। लाइब्रेरी के अंदर आदर्श हिस्ट्री ऑफ मैजिक नाम की एक किताब पढ़ना शुरू करता है। किताब में लिखा था, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मैजिशियंस हैं और दूसरे वो जो आम इंसान, ऑर्डिनरी हैं। आम लोग खेती और मैन्युफैक्चरिंग संभालते हैं, जबकि मैजिशियंस का काम है आम लोगों की रक्षा करना और दुनिया में शांति बनाए रखना। मैजिशियंस ही इस दुनिया के असली हीरो हैं। आगे पढ़ने पर आदर्श को पता चलता है, एक असली मैजिशियन बनने के लिए अवेकनिंग से गुजरना पड़ता है और ये मैजिक अवेकनिंग सिर्फ हाई स्कूल में ही होती है। ये पढ़कर आदर्श परेशान हो जाता है। वो अपने गले में लटके लॉकेट को पकड़कर सोचता है, जिस हिसाब से मुझे इस दुनिया की नॉलेज है, मैं किसी भी हालत में एग्जाम पास करके हाई स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाऊंगा, और अगर एडमिशन नहीं मिला तो अवेकनिंग नहीं होगी। वो खुद से सवाल करता है, क्या मैं सच में मैजिशियन बनना चाहता हूँ? सीन शिफ्ट होता है और हम आदर्श के घर का नजारा देखते हैं। रात के खाने पर विक्रम आदर्श को आवाज लगाते हैं, आदर्श, आदर्श। विक्रम पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, क्या आज का खाना पसंद नहीं आया? आदर्श हड़बड़ाकर कहता है, हाँ नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे ये सब बहुत पसंद है, हाँ हाँ। विक्रम बड़े प्यार से आदर्श को देखते हैं और कहते हैं, छोड़ो ये दिखावा, मैं तेरा बाप हूँ, मुझे साफ पता चल रहा है कि कोई चीज तुझे परेशान कर रही है। आदर्श थोड़ी देर चुप रहता है, फिर हिम्मत करके बोलता है, पापा, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, मैं मैजिक सीखना चाहता हूँ। फिर वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं। विक्रम थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। वो कहते हैं, अगर तू ग्रेजुएशन के बाद मेरी तरह ट्रक ड्राइवर भी बन गया, तब भी हम अपना गुजारा कर लेंगे।
ये सुनकर आदर्श को बहुत बुरा लगता है। वो मनी मन सोचता है, मैं कितना खुदगर्ज, सेल्फिश हूँ। इस दुनिया में पापा हमारा पेट पालने के लिए इतनी मेहनत करते हैं और मैं यहाँ अपने सपने देख रहा हूँ। लेकिन तभी विक्रम आदर्श की आंखों में देखते हैं और पूछते हैं, बेटा क्या तू सच में सीखना चाहता है? आदर्श चौंक कर उन्हें देखता है। हाँ? विक्रम फिर से पूछते हैं, क्या तू श्योर है कि तुझे आगे पढ़ना है? इस बार आदर्श अपने दिल पर हाथ रखता है। उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। वो पूरे विश्वास के साथ चिल्लाता है, पापा हाँ, मैं सच में पढ़ना चाहता हूँ। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि एग्जाम्स फाइनली खत्म हो चुके हैं। स्कूल का माहौल बहुत हल्का फुल्का है और सभी स्टूडेंट्स आज़ादी महसूस कर रहे हैं। समीर आदर्श के पास आता है और पूछता है, भाई आदर्श, तुमने ग्रेजुएशन के बाद क्या करने का सोचा है? आदर्श कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, मैं हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूंगा। हालांकि मुझे पता है कि मेरे ग्रेड्स के हिसाब से ये मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। और तुम? समीर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं भी वही करूंगा। कितना मजा आएगा अगर हम दोनों को स्कूल ऑफ मैजिक में एडमिशन मिल जाए। तभी आदर्श की नजर सड़क के उस पार पड़ती है। वो समीर से कहता है, भाई तो रुक, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। लेकिन आदर्श पानी लेने नहीं बल्कि कुछ और देखने गया था। वहाँ एक बड़े से गेट के पास आदर्श अपने पापा विक्रम को देखता है। विक्रम एक अमीर दिखने वाले आदमी जिसका नाम रजावत है, उसके सामने खड़े थे। रजावत गुस्से में विक्रम से कह रहा था, विक्रम आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हारे बेटे ने उस साल इतनी बड़ी हरकत की थी, फिर भी मैंने तुम लोगों को गुजारा करने के लिए जगह दी, लेकिन इस बार तुम्हारी मांग हद से ज्यादा है। बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। अपने पापा को वहां बेइज्जत होते देख आदर्श के मुंह से निकलता है, पापा। लेकिन विक्रम वहां से हिले नहीं। वो रजावत के सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं और गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, भाई साहब, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज इस बार मेरी मदद कर दीजिए। रजावत नीचे देखते हुए कहते हैं, स्कूल ऑफ मैजिक की फीस का इंतजाम करना तुम्हारी औकात के बाहर है। तुम क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारा बेटा कभी मैजिशियन नहीं बन सकता। विक्रम रोते हुए जमीन पर अपना सिर झुका देते हैं और कहते हैं, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि हम तुरंत इस पॉश एरिया को छोड़कर चले जाएंगे। और मैं वादा करता हूँ कि मेरा नालायक बेटा कभी आपकी बेटी प्रिंसेस नंदिनी को परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर रजावत रुक जाते हैं। वो सोचते हैं और फिर कहते हैं, अगर तुम ये पॉश एरिया छोड़ने को तैयार हो तो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन याद रखना, मैं सिर्फ एडमिशन लेटर दूंगा। आगे की पढ़ाई तुम्हारे बेटे के हाथ में है। विक्रम खुशी से रोते हुए कहते हैं, सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। समीर वापस समीर के पास आता है, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ होता है। समीर पूछता है, क्या हुआ भाई, इतने उदास क्यों लग रहे हो? आदर्श झूठ बोल देता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, चल घर चलते हैं। रात को घर पर खाना बनाते वक्त विक्रम आदर्श से कहते हैं, बेटा मेरे पास तेरे लिए खुशखबरी है। तू अब स्कूल ऑफ मैजिक में पढ़ सकता है। मेरा वहाँ एकेडमिक डिपार्टमेंट में एक दोस्त है, उसने तेरा नाम लिस्ट में डाल दिया है। आदर्श चुपचाप अपने पापा को देखता रहता है। उसे सब सच पता था कि ये कोई दोस्त नहीं था, बल्कि उसके पापा ने अपनी आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट गिरवी रखकर ये एडमिशन लिया है। विक्रम हंसते हुए कहते हैं, देखा, तेरा बाप भले ही ट्रक ड्राइवर है, लेकिन कनेक्शंस मेरे भी तगड़े हैं। फिर विक्रम थोड़ा सीरियस होकर बोलते हैं, बस एक बात है, मुझे ये घर किराए पर देना पड़ेगा। स्कूल ऑफ मैजिक की फीस काफी महंगी है, तो हमें पैसे बचाने होंगे। वैसे भी तू हॉस्टल में रहेगा और मैं रोड पर ट्रक चलाऊंगा, तो हमें इस पॉश एरिया में रहने की क्या जरूरत है, ठीक है ना? आदर्श अपने आंसू छुपाते हुए मुस्कुराता है और कहता है, हाँ पापा, बिल्कुल ठीक है। रात को अपने बिस्तर पर लेटा आदर्श सोचता है, पहले मुझे लगा था कि ये दुनिया बदल गई है, लेकिन सच्चाई ये है कि मेरे पापा आज भी उन अमीर लोगों के रहमो करम पर हैं। हकीकत आज भी उतनी ही कड़वी है। आदर्श गुस्से और जुनून में अपनी मुट्ठी भींच लेता है। देखते जाओ दुनिया वालों, मैं एक दिन सबसे महान मैजिशियन बनकर दिखाऊंगा। मैं इतना ऊपर उठूंगा कि फिर कभी किसी को मेरे पापा को झुकाना ना पड़े। सीन की शुरुआत होती है स्कूल ऑफ मैजिक के शानदार कैंपस से।
समीर खुशी से उछलते हुए आदर्श के गले लग जाता है और कहता है, भाई आदर्श देखो, हम दोनों सेम क्लास में हैं, हम दोनों क्लास 8 में हैं। वहीं पास में कुणाल और उसका चमचा हेमंत खड़े थे। हेमंत अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहता है, ओ तुम दोनों फिर से हमारी क्लास में आ गए। मुझे लगा था कि रैंकिंग्स टेस्ट स्कोर्स के हिसाब से होती हैं, तो फिर कुणाल जो कि रैंक 1 है, वो तुम जैसे लो स्कोरर्स के साथ क्या कर रहा है? हेमंत आदर्श की तरफ इशारा करके हंसता है और कहता है, हमारे यंग मास्टर कुणाल तो फर्स्ट प्लेस पर हैं, लेकिन तुम आदर्श तुम्हारा यहाँ होना ही एक मजाक है। ये सुनकर समीर को गुस्सा आ जाता है। वो दांत पीसते हुए आगे बढ़ता है, कमीने हेमंत, तू यहाँ क्यों है? क्या तुझे मार खानी है? हेमंत डरने की बजाय और जोर से चिल्लाता है, देखो इन आवारा कुत्तों स्ट्रे डॉग्स को कैसे भौंक रहे हैं। तभी स्कूल के प्रिंसिपल सर स्टेज पर आते हैं और माहौल शांत हो जाता है। वो अपनी स्पीच शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, टियान लैंड मैजिक हाई इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। उनकी आवाज में एक भारीपन था। वो कहते हैं, आप सब अभी बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि आप एक मैजिशियन बनने के शानदार रास्ते पर चलने वाले हैं। लेकिन याद रखना, मैजिशियंस का काम सिर्फ जादू दिखाना नहीं है, हमारा काम है इंसानियत की रक्षा करना। आदर्श भीड़ में खड़ा ध्यान से सुन रहा होता है। प्रिंसिपल सर आगे कहते हैं, शहर के बाहर अनगिनत खतरनाक मैजिकल बीस्ट्स घूम रहे हैं जो हम इंसानों को अपनी शिकार की तरह देखते हैं। जब आप इस शहर के आराम से बाहर निकलेंगे तो आपको उनसे लड़ना होगा। अंत में मैं यही आशा करता हूँ कि आप सब इस जेनरेशन के उभरते हुए सितारे बने। स्पीच खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स अपने क्लासरूम्स में जाते हैं। क्लास टीचर अनाउंस करते हैं, अब हम आपका मैजिक अवेकनिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। क्लास में डर का माहौल बन जाता है। एक स्टूडेंट समीर से पूछता है, अगर अवेकनिंग फेल हो गई तो क्या होगा? मैंने सुना है कि हमारी क्लास में एक ऐसा लड़का है जो बैक डोर यानी सिफारिश से आया है, क्या लगता है वो फेल होगा? दूसरा स्टूडेंट कहता है, फेल? मैंने आज तक किसी को फेल होते नहीं सुना। अगर कोई फेल हुआ तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाएगी। पीछे बैठा हेमंत हंसते हुए कुणाल से कहता है, हाँ ऐसा पहले हुआ है। स्कूल ने उस स्टूडेंट को निकाल दिया था और इसे एक एक्सीडेंट बता दिया था ताकि स्टूडेंट की बदनामी ना हो। मुझे नहीं लगता कि कनेक्शंस किसी को स्कूल से निकाले जाने से बचा सकते हैं। बेचारा आदर्श। ये सुनकर आदर्श शांति से अपनी सीट पर बैठा रहता है। वो मन ही मन सोचता है, बेवकूफ लोग, मैं कोई फेलियर नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही पावरफुल एलिमेंट अवेकन करूंगा, बस देखते जाओ। तभी क्लास टीचर आवाज लगाते हैं, रोल नंबर के हिसाब से आगे आओ। रैंक 1 कुणाल। कुणाल अपनी सीट से उठता है। क्लास की लड़कियां उसे देखकर पागल हो जाती हैं। वाओ, ये कुणाल है, ये कितना हैंडसम है और ऊपर से रैंक 1 भी है। मुझे पक्का यकीन है कि ये कोई बेकार एलिमेंट अवेकन नहीं करेगा। क्लास टीचर कुणाल को देखकर कहते हैं, कुणाल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम उस मशहूर राजावत फैमिली से हो ना, जो अपने पावरफुल आइस एलिमेंट के लिए जानी जाती है? कुणाल कॉन्फिडेंट होकर जवाब देता है, जी सर, बिल्कुल सही। क्लास टीचर समझाते हैं, अगर तुम आइस एलिमेंट अवेकन करते हो तो तुम्हें दूसरों से ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन याद रखना, नेचुरल टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता, मेहनत भी जरूरी है, वरना बिना मेहनत के इंसान कीड़े मकोड़ों जैसा रह जाता है। कुणाल अवेकनिंग स्टोन के सामने खड़ा था। उसकी हालत खराब हो रही थी। वो मन ही मन सोचता है, अगर आज मैंने आइस एलिमेंट अवेकन नहीं किया तो मैं अपने परिवार की नज़रों में बेकार हो जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आइस एलिमेंट ही चाहिए। जैसे ही कुणाल अपना हाथ उस पत्थर पर रखता है, एक ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल जाती है। पत्थर से नीली रोशनी निकलने लगती है और वो बर्फ से जमने लगता है। सभी स्टूडेंट्स हैरानी से चिल्लाते हैं, OMG, ये तो सच में आइस एलिमेंट है, वो भी इतना पावरफुल। कुणाल के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान आ जाती है। उसने कर दिखाया था। वो राजावत फैमिली का वारिस बनने के लायक साबित हो गया था। सीन की शुरुआत होती है कुणाल के रिजल्ट से। क्लास टीचर उसके अवेकनिंग स्फीयर को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, शानदार, ये आइस एलिमेंट है, इसे अच्छे से कल्टीवेट करना और स्ट्रॉन्ग बनाना। तुम्हारे नेचुरल टैलेंट ने तो अवेकनिंग स्फीयर को भी जमा दिया। तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। कुणाल मन ही मन बहुत खुश होता है,
यस, मैंने अपनी फैमिली का सिग्नेचर एलिमेंट पा लिया है। अब मैं मेन फैमिली के और करीब जा सकूंगा। टीचर कुणाल की तारीफ करते हुए कहते हैं, सच में राजावत फैमिली का होने के नाते ये एक पावरफुल एलिमेंट है। वो दिन दूर नहीं जब तुम प्रिंसेस नंदिनी के साथ प्रैक्टिस करोगे। ये सुनकर हेमंत पीछे से कमेंट मारता है, ओए वो कनेक्शंस यूज करने वाले लड़के, आदर्श ध्यान से देख ले, खुद को दूसरों से कंपेयर करेगा तो बस दुखी ही होगा। तभी अगला नाम पुकारा जाता है, समीर। समीर डरते हुए स्टेज पर जाता है, लेकिन जब वो पत्थर पर हाथ रखता है तो वहां हवा चलने लगती है। रिजल्ट आता है विंड एलिमेंट। समीर खुशी से पागल हो जाता है। इसके बाद टीचर आवाज लगाते हैं, स्टूडेंट नंबर 48 आदर्श। क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। आदर्श, ये कौन है? आदर्श कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है। वहां खड़ा समीर उसे चीयर करता है, भाई आदर्श, गुड लक, उस कमीने हेमंत की बातों पर ध्यान मत देना। टीचर आदर्श से कहते हैं, आदर्श अपने हाथ अवेकनिंग स्फीयर पर रखो। आदर्श एक गहरी सांस लेता है। वो खुद को समझाता है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को महसूस करो, आंखें बंद करो और खुद पर विश्वास रखो। शुरुआत में स्फीयर में कोई रिएक्शन नहीं होता। स्फीयर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है। क्लासमेट्स बातें बनाने लगते हैं। कोई रिएक्शन नहीं, क्या अवेकनिंग फेल हो गई? हेमंत जोर जोर से हंसने लगता है। सब सुनो, मैंने क्या कहा था? ये लोएस्ट रैंक्ड स्टूडेंट है, इसके पास भला कौन सा एलिमेंट होगा? ये सुनकर समीर का गुस्सा फट पड़ता है। वो चिल्लाता है, भाई आदर्श, पक्का एक पावरफुल एलिमेंट अवेकन करेंगे, बस देखते जा कचरे के ढेर। टीचर गुस्से में आ जाते हैं और दोनों को डांटते हैं, तुम दोनों क्लास के बाहर जाओ और अपनी हरकतों पर शर्म करो। और उन दोनों को मारकर क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है आदर्श के अंदर की दुनिया, सोल रेल्म में। आदर्श अंधेरे में तैर रहा होता है। क्या ये मेरा सोल रेल्म है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। उसे किताब की बात याद आती है कि जैसे ही एलिमेंट स्टारडस्ट दिखाई दे, मतलब अवेकनिंग सक्सेसफुल हो गई है। लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। तभी अचानक, हाँ, अंधेरे में एक जबरदस्त चमक आती है। आदर्श हैरानी से देखता है, रुको, ये स्टार क्लस्टर, ये तो पर्पल कलर का है। वो पर्पल एनर्जी तेजी से फैलती है और एक ह्यूज गैलेक्सी बन जाती है। आदर्श शॉक में कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अवेकन कर लिया है? बाहर क्लास में टीचर अपनी जगह से उछल पड़ते हैं। उनका चश्मा हिल जाता है और वो चीखते हैं, हे भगवान, ये तो लाइटनिंग एलिमेंट है, सबसे खतरनाक और पावरफुल लाइटनिंग एलिमेंट। पूरा क्लास सन्नाटे में आ जाता है। कुणाल के चेहरे से पसीना छूटने लगता है और वो डर से कांपने लगता है। क्लास के बाहर खड़े समीर और हेमंत भी ये शोर सुनकर दंग रह जाते हैं। आदर्श ने वो कर दिखाया था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने हजारों में से एक मिलने वाला लाइटनिंग एलिमेंट अवेकन कर लिया था।